नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। याद करने के लिए बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। ओमकार जी, कल जुम्मे की नमाज के बाद बरेली में जो कुछ बवाल हुआ, हालात किस कदर बेकाबू हो गए कि लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को, क्योंकि पुलिस पर पथराव हुआ, उन पर फायरिंग की गई। लेकिन आप समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को देखिए, वो कह रहे हैं कि लाठीचार्ज करने की जरूरत क्या थी। देखिए, बात ये है कि अगर आप कानून व्यवस्था को चुनौती देंगे, अपने हाथ में लेंगे, पुलिस बल के जवानों पर अटैक करेंगे और जहां आपको जाना प्रतिबंधित है उसी क्षेत्र में जाएंगे, तो फिर अखिलेश यादव बताएं कि रोकने का तरीका क्या है। दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव या इस इनकी तरह के जो दूसरे लोग हैं जो एक कम्युनिटी विशेष के लिए जिनके दिल धड़कते हैं या दिल में दर्द होता है, ये भड़काने वालों से सवाल क्यों नहीं करते हैं। ये तौकीर रजा के बारे में कौन नहीं जानता है कि ये कौन है। ये कांग्रेस के नेताओं के इतने करीबी हैं। 2010 में भी इस आदमी पर बरेली में दंगा कराने का आरोप लग चुका है और बीच बीच में लगातार ये भड़काऊ भाषण देता है। तो ये मौलाना से नहीं पूछेंगे अखिलेश यादव के आपने ये कॉल क्यों दी कि साहब फला मैदान में पहुंचिए और वहां पर हम अपनी ताकत दिखाएंगे। किसको ताकत दिखाना चाहते हैं और क्यों ताकत दिखाना चाहते हैं? ऐसी कौन सी आफत आ गई है? दूसरी बात यह है कि ये पूरा विवाद है क्या जिसको लेकर के ये जगह जगह पोस्टर बैनर लेकर के सड़कों पर जुलूस निकाले जा रहे हैं। कानपुर में एक गलत जगह पर इसी तरह का बैनर लगाया गया और ये जानबूझ करके लगाया गया। जब उसको हटाया गया तो उस पर बवाल किया गया। जिन सड़कों पर इजाजत नहीं है वहां से आप जुलूस निकालेंगे, जहां पर आपको परमिशन नहीं है वहां पर आप बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाएंगे और अगर उनको निगमित किया जाएगा, उनको उतारा जाएगा, आपकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय की जाएगी, तो आप फिर न केवल उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी इस तरह के अचानक आई लव मोहम्मद के बड़े बड़े बैनर लेकर के सड़कों पर उतरेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। तो ये बहुत सोचा समझा एक इनका कारनामा है। ये लोग एक्चुअल में जो वक्फ संशोधन कानून बना है उसको पचा नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे नेताओं के, बल्कि नेताओं के रूप में भू माफिया, उनके कब्जे हैं वक्फ की संपत्ति पर, जमीन पर, वो छोड़ना नहीं चाहते। और उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा जमीनें हैं ऐसी जिनको डी नोटिफाई किया जाएगा, जिनको इनके कब्जे से छुड़ाया जाएगा। इसलिए यहाँ ज्यादा पेट में दर्द है, यहाँ ज्यादा परेशानी है। इनको कोई बहाना चाहिए ताकि माहौल खराब किया जाए, दंगे फसाद कराए जाएं, 10, 20, 50 लोगों को मरवा दिया जाए और उसके बाद राजनीति की जाए। ये बार बार कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेता मोहरों को ढूंढते रहते हैं क्योंकि इनकी अपनी विश्वसनीयता तो कोई बची नहीं है। इनके नाम पर, इनके कॉल पर, किसी मुद्दे पर अब लोग इकट्ठा होना बंद हो चुके हैं। इसलिए भावनात्मक रूप से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करिए, लोगों को उकसाइए, भड़काइए, उनके हाथों में रातों रात छपवा करके पोस्टर बैनर दे दीजिए, उनको पैसा पहुंचा दीजिए। और ये जो 13 महीने का यहाँ दिल्ली में भी आंदोलन चलवाया गया था किसानों के नाम पर, इसमें भी वित्त पोषण हुआ था, लोगों के घर भरे गए थे और कैसे कैसे मोहरों को ढूंढ करके यहाँ लाया गया था। तो कि इनको पता है कि किसानों के नाम पर कुछ लोग जुट जाएंगे, कुछ लोग भ्रमित होकर के आ जाएंगे
कि भाई फार्मर्स के खोज के लिए ये यहाँ पर धूप में, बरसात में, जाड़े में पड़े हुए हैं, तो चलो हम भी चलते हैं। कुछ सीजन ऐसे होते हैं भोले भाले किसानों के, जब वो थोड़े से फुर्सत में होते हैं तो इसलिए भी पहुंच जाते हैं। लेकिन ये जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है अंजू जी, जरा इसकी टाइमिंग को सोचिए क्या है। जब पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की रंगदारी चल रही है, रंगदारी वसूली का अभियान चल रहा है टैरिफ के नाम पर, और ऐसे में भी भारत तन करके खड़ा हुआ है। पूरी दुनिया के देशों में महंगाई भी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्थाएं भी डोल रही हैं। हमारे यहाँ ना महंगाई बढ़ रही है बल्कि घट रही है। जीएसटी पर जो राहत दी गई है उससे महंगाई दर, जो मुद्रास्फीति की दर और नीचे आ गई, और अर्थव्यवस्था भी हमारी बेहतर कर रही है। तो बहुत सारे लोगों के पेट में इस बात के लिए दर्द है, जिसमें डीप स्टेट भी शामिल है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जिसमें चीन भी शामिल है, जिनमें यहाँ उनके पिट्ठू भी शामिल हैं, और कई तरह की ताकतें हैं जो भारत की तेज गति से आगे बढ़ती हुई जो डेवलपमेंट की गाड़ी है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, किसी तरीके से उसको डिरेल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें प्यादे और मोहरे ढूंढे जा रहे हैं, उनको वित्त पोषित किया जा रहा है, और जमूरे जो हैं वो नाच रहे हैं। तो ये बरेली में जो कुछ हुआ है या लेह में जो कुछ हुआ है, ये सब इसी के, और अभी तो ये केवल 2 जगह ये, और कुछ दूसरे प्रांतों में और उत्तर प्रदेश के कुछ दूसरे शहरों में भी डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं। अभी तो आने वाले दिनों में आप दिवाली तक, दशहरे तक बहुत कुछ देखेंगे। सर दिवाली तक, दशहरे तक, जब तक कि बिहार के चुनाव नहीं हो जाएंगे तब तक भी तमाशा चलेगा, क्योंकि मुद्दा तो वही है ना सर। आप देखिए, एक तरफ ये ड्रामा हो रहा है, दूसरी तरफ सोनिया गांधी को गाजा की याद आ रही है, फिलिस्तीन की याद आ रही है, और वो बैठकर एक आर्टिकल लिख देती हैं सर। उनको बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए वो याद नहीं आए, लेकिन वहां मुसलमानों की बड़ी चिंता हो रही है। पर सर, ये जैसे ये मौलाना तौकीर टाइप लोग हैं कि बार बार धमकी देते हैं। अभी 19 सितंबर का भी इसका एक बयान था जिसमें कहा था कि अगर युवा सड़क पर उतर गए, अभी तो मैं कंट्रोल कर रहा हूं, तो सरकार संभाल नहीं पाएगी। सर, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। ये बार बार धमकियां देता है। अभी भी इसको हिरासत में लिया गया था शुक्रवार देर शाम, तो इसको तो सीधे सीधे गिरफ्तार करके इसके खिलाफ केस चलना चाहिए। और ये जो जमानत पर घूम रहा है 2010 के दंगों के लिए, बरेली दंगों के लिए, वो जमानत भी रद्द होनी चाहिए। इसकी अगर तो बहुत बार सुनी जा चुकी है, और पहले की सरकारें इसकी अगर से डरते भी थे, कुछ कहते नहीं थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो डरते नहीं है, उनका शासन प्रशासन तो डरता नहीं है। इसने युवाओं को आगे कर दिया, दंगाइयों फसादियों को आगे कर दिया पुलिस से भिड़ने के लिए, और खुद कहाँ था? ये खुद तो गायब हो गया, ये कहीं छिपा हुआ था। आपको याद होगा एक अदालत से इसके गैर जमानती वारंट जारी हुए थे और ये मिल नहीं रहा था। तो ये बिलों में घुसने वाले लोग हैं, ये डरपोक लोग हैं, ये कायर लोग हैं जो दूसरे लोगों को मरने के लिए आगे कर देते हैं। और इनके समर्थक भी बड़े जाहिल किस्म के लोग हैं जो इनके उकसावे पर सड़कों पर उतर जाते हैं, प्रशासन से, पुलिस से भिड़ जाते हैं, सरकार के खिलाफ अभद्र भाषा में बातें करते हैं। तो ये लोग, इनको एक्सपोज भी करने की ज़रूरत है, कानूनी शिकंजे में भी इनको लेने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से लेह में सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया, एनएसए लगाया गया, वैसी ही सख्त कार्रवाइयाँ अब करनी पड़ेंगी सरकार को। अगर सरकार ये समझ रही है या ये सोच रही है कि इन लोगों की समझ में आ जाएगा, ये दंगा फसाद नहीं करेंगे, माहौल ख़राब नहीं करेंगे, तो ये बड़ी भूल है। बीच बीच में जब इसको खुजली उठती है तौकीर रजा को, और जब ये इस तरह के बयान देता है, तो इसको मैसेज भी भिजवाए जाते हैं
और ये फिर चुप करके बैठता है। लेकिन ऐसे, जो मैं टाइमिंग की बात कर रहा था, ये ऐसा टाइम है जब देश के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। आप देखो ना, डोनाल्ड ट्रंप शहबाज शरीफ को और आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुला करके उनसे बात कर रहा है, मुलाकात कर रहा है। अभी अगस्त में ही आसिम मुनीर को बुला करके, जून में 17 जून को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में थे, तब उनको बैठाया हुआ था आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में, और प्रधानमंत्री मोदी से कह रहे थे कि आप भी आ जाइए। फिर अगस्त में दूसरी बार ये वाशिंगटन गए, और अब फिर वाशिंगटन में, यानी लगभग 4 महीने के भीतर ही 3 मुलाकातें हो चुकी हैं और तरह तरह के समझौते हो रहे हैं। पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लगा रहे हैं, भारत पर 50% टैरिफ लगा रहे हैं। तो किस तरह की चुनौतियां हमारी अर्थव्यवस्था के सामने हमें नुकसान पहुंचाने की। 2018 में जिस चाबहार पोर्ट को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया था भारत के लिए कि ठीक है आप बना लीजिए, वो दोबारा से प्रतिबंध लगा दिया अभी 5 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने। अभी फार्मा पर टैरिफ नहीं लगाया गया था, उस पर 100% थोप दिया गया। H1 वीजा जो है वो उस पर उसकी 10 गुना जो है फीस बढ़ा दी गई। 88 लाख रुपया दीजिए तब आप अमेरिका में प्रवेश करेंगे। इसके बावजूद अंजू जी, अगर हमारी इकोनॉमी ठीक कर रही है, हमारी सरकार दबाव में नहीं है, वो उनके सामने झुक नहीं रही है, जैसा वो चाहते हैं वैसा ट्रेड डील करने को तैयार नहीं है, और हमने दूसरे उपाय किए हैं ताकि जिनके उत्पाद अब अमेरिका में नहीं जा रहे हैं टैरिफ की वजह से, उनको राहत दी जाए। 20,000 करोड़ रुपया उनके लिए जारी किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसके अलावा जो आम आदमी है, उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, उसको भी जीएसटी में, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म नाम दिया है, उसमें सुधार करके केवल 2 स्लैब रखे हैं। ये 28% वाला और 12% वाला खत्म कर दिया गया है। तो कितनी बड़ी राहत मिली है लोगों को। और ये फेस्टिव सीजन है, हिंदुओं के त्योहारों की अब शुरुआत हो गई है। तो इस हिंदुओं के त्योहारों को डिस्ट्रॉय करने के लिए अगर इस तरह की साजिशें रची जा रही हैं और पीछे से कोई पुश कर रहा है, कई दल कर रहे हैं, तो फिर समझ लें भारत की जनता कि आपने कैसे कैसे दलों को और कैसे कैसे नेताओं को ताकत दे रखी है। इनकी ताकत छीननी पड़ेगी, और जो लोग माहौल खराब करना चाहते हैं इनको सबक सिखाना पड़ेगा। इनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाइयां करनी पड़ेंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, क्योंकि जो कुछ बरेली में हुआ उसके बाद आप देखो ना, आगरा, कानपुर, कितनी जगह है जहां पर इसी तरह के हंगामे किए गए हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस इस वक्त हाई अलर्ट पर है। और फिर आप शहबाज शरीफ की बात कर रहे थे, आप साथ ही साथ मुनीर की बात कर रहे थे। आप देखो यूएन में शहबाज शरीफ ने क्या भाषण दिया है सर, मैन ऑफ पीस बताया है, डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने की सिफारिश की, पूरी तरह से चापलूसी करते नजर आए। बिल्कुल, और वो भी तो इनको महान नेता बता रहे हैं, शानदार नेता बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कुछ अध्यादेशों पर सिग्नेचर कर रहे थे मीडिया के सामने, और दुनिया के ये अकेले नेता हैं जो अध्यादेशों पर साइन करते हैं कैमरों के सामने और मीडिया को बुला करके। ऐसा और कोई नेता नहीं है। वरना ये गोपनीय चीजें होती है, ठीक है आप अपने दफ्तर में बैठिए, वो पारित करिए, लेकिन कैमरे और ताम झाम, और जैसे आप दुनिया के शहंशाह हैं और पूरी दुनिया की तकदीर जैसे आप ही लिख रहे हैं, तो उस अंदाज में ये करते हैं। तो ये कह रहे थे कि अभी पाकिस्तान के 2 ग्रेट लीडर आने वाले हैं, एक शहबाज शरीफ साहब और दूसरे आसिम मुनीर साहब, ग्रेट लीडर। तो उनको चने के झाड़ पे ऐसा चढ़ा रखा है, और किस लिए चढ़ा रखा है ये सब जानते हैं। उस समय जब आसिम मुनीर को बुलाया था इन्होंने लंच पर, तब तो
इनको चूंकि ईरान पर B-2 बॉम्बर से अटैक करने थे, तो उनको पाकिस्तानी स्पेस चाहिए होता, तो इसलिए बुलाया था। अब इसलिए बुला रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अचानक से फिर याद आया कि यार वो बगराम एयरबेस हमने छोड़ दिया था, उसको वापस फिर से लेना है। वो रणनीतिक तौर पर बहुत जरूरी है हमारे लिए, ताकि वहां से रूस पर भी नजर रखी जाए, चीन पर भी नजर रखी जाए। अब वो तालिबान कह रहे हैं कि हम तो एक गज जमीन भी आपको नहीं देंगे, और अगर आपको गलतफहमी है कि आप हमारे ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं तो जरा करके देख लीजिए। और अफगानिस्तान ने अतीत में किन किन के दांत खट्टे किए हैं ये पूरी दुनिया जानती है। सर, अमेरिका की फौज भी तो वहां से भागी थी हथियार छोड़कर। बाइडेन बिल्कुल, के जमाने में ये कह रहे कि हमने छोड़ दिया था बगरान को, छोड़ा वोड़ा नहीं था, छोड़ना पड़ा था। छोड़कर भागे थे। तो अब कोशिश ये है कि पाकिस्तान में फिर से बेस बनाया जाए। ऑलरेडी है उनका, ऑलरेडी है वहाँ पर बेस उनका। ये नूर खान एयरबेस पर इनके एटमी एसेट्स रखे हुए थे जहाँ अटैक हुआ था 9-10 मई की रात को। उसी के बाद से तो इनके तेवर बदल गए, इनके सुर बदल गए। इनको अंदाज़ा भी नहीं था कि नूर खान एयरबेस, सरगोधा और जो किरना हिल्स हैं उन पर भी भारत अटैक कर देगा। तो ये सब हुआ है। और देखिए ऊंट वहाँ किसका रोंट बैठता है। लेकिन मेरा कहना ये है कि जब भारत को तरह तरह की चुनौतियां मिल रही हैं, तब केवल कुछ राजनीतिक लाभ लेने के लिए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि मलिन करने के लिए अगर आप इस तरह के समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी तत्वों को आगे करके अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहना पड़ेगा कि आपके लिए अपने निजी हित, आपकी पार्टी के हित, राष्ट्र हित से कहीं ऊपर आपने रखे हुए हैं। और देश की जनता इस तरह के तत्वों को, इस तरह की लीडरशिप को, इस तरह की पार्टियों को बर्दाश्त नहीं करती, पसंद नहीं करती। हाँ, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो इनको सपोर्ट करेंगे, करते रहे हैं, तो उन्हीं तक इनको संतुष्ट रहना पड़ेगा। बाकी ये चाहें कि आप इस तरह की हरकतें करें, दंगे फसाद करें, लोगों को सड़कों पर उतारें, तोड़फोड़ आगजनी करवाएं, पुलिस बल पर अटैक करवाएं, और उसके बाद आप सत्ता में लौट आएंगे, ये कभी होगा ही नहीं। सर, आप उधर देखिए कि महाराष्ट्र के बीड़ में क्या हो रहा है। वहां पर एक मौलाना इसी पोस्टर वाले मामले में ही वहां पर भी बवाल मचा हुआ था। वो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को धमकियां दे रहा है कि मैं यहाँ दफन कर दूंगा। देखिए बात ये है कि इस तरह के जाहिल और इस तरह के अनपढ़ लोग, और ख़ास तौर से जो मौलाना वगैरह हैं, ये सब मदरसों की देन है और कट्टर सोच का नतीजा है। और वो जो आसमानी किताब है उसकी वजह से ये सब हो रहा है। इन लोगों को 1947 के बाद, विभाजन के बाद, अलग देश मिलने के बाद संतुष्ट होना चाहिए था। लेकिन जिन्होंने मांग की थी, जिन्होंने आग लगाई थी, जिन्होंने डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया था और हजारों लोगों को मरवा दिया था, वो सारे तो यहीं रह गए। गए नहीं। पाकिस्तान जाने वाले तो दूसरे लोग थे। अब इनको एक और देश चाहिए, बल्कि हिंदुस्तान और दिल्ली पर इनको फिर से कब्जा चाहिए। तो ये एक्चुअल में क्या है कि कांग्रेस का जो चरित्र, असली चरित्र इस देश के सामने खुल करके आया है, या कुछ दूसरे वोट पिपासु दलों के नेताओं का जो बौनापन सामने आया है कि आप वोट के लिए किसी भी हद तक गिरेंगे, देश का नुकसान करेंगे, ये देश की जनता को ठीक से समझने की जरूरत है। जब तक जनता भी नहीं समझेगी, जागरूक नहीं होगी, इनको सबक नहीं सिखाएगी, तब तक देश के ऊपर खतरा बना रहेगा। ये समाज को तोड़ते रहेंगे। सर, लेकिन आप ये देखिए कि चाहे ये बरेली वाला मामला हो
या कानपुर का हो, आप बच्चे देखिए कौन से छोटे छोटे लड़के, नाबालिग बच्चे हैं, और कुछ ऐसी तस्वीर लेह लद्दाख में देखने को मिली। अभी तो वहां पर सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया एनएसए लगाकर। वहां पर तो कांग्रेस का जो काउंसलर है, जिसका बयान बड़ा वायरल हो रहा है, जो कि लद्दाखी में बोल रहा है, लेकिन सब समझ में आ रहा है कि वो कैसे कह रहा है कि सीआरपीएफ भी नहीं बचा पाएगी बीजेपी के दफ्तर को, मैं पत्थर फेंकूंगा वगैरह वगैरह। उसको भी तो पकड़ा जाना चाहिए, उस पर भी एनएसए लगना चाहिए। एफआईआर तो दर्ज हुई है उस पर, और एक पार्षद है उस पर। देखिए, गिरफ्तारियां तो होंगी, बचेगा तो कोई भी नहीं। लेकिन आप ये खतरनाक खेल समझिए ना क्या है। लद्दाख मैं तो गया हुआ हूँ, और जो लेह में फेस्टिवल होता है वो भी मैंने देखा है। लद्दाख के अलग अलग क्षेत्रों से महिलाएं आती हैं, कलाकार आते हैं, क्या शानदार उनके पहनावे, उनके डांस, उनका वो पूरा जो कस्टम है वो देखने लायक होता है। लेकिन एक शांत, सुरम्य और बिल्कुल एकदम अहिंसक तरीके से रहने वाले, किसी तरह के झगड़े फसाद में ना रहने वाले लोगों को किस तरीके से इन्होंने सड़कों पर उतारा है और फोर्स से भिड़वाया है, ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है, बहुत खतरनाक ट्रेंड है। जब घाटी में आतंकवाद पनप रहा था, जब तरह तरह की वारदातें हो रही थी, निर्दोषों का खून बहाया जा रहा था, तब भी लद्दाख कभी सुलगता हुआ दिखाई नहीं दिया, बिल्कुल हमेशा शांत रहा है। और अब इनको ये शांति नागवार गुजर रही है। आज देख रहा था मैं फारूक अब्दुल्ला का बयान, महबूबा मुफ्ती का बयान, अरविंद केजरीवाल का बयान, कई दूसरे नेताओं के बयान। ये आग में घी डालने वाले बयान हैं। तो ये कभी भी ऐसे लोग देश के नहीं हो सकते। देश की चिंता नहीं है, राष्ट्र हित की चिंता नहीं है। ये जानबूझ करके इस तरह की चीजों को भड़का करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि एप्रिसिएट किया जाना चाहिए गृह मंत्री अमित शाह को, जिन्होंने बहुत सख्त एक्शन लिया है, सीधे एनएस से लगाया है। ये बहुत बड़ा संकेत और संदेश है बाकी लोगों के लिए भी, और जो इस पूरे फेस्टिव सीजन को बर्बाद करना चाहते हैं, और जो एक प्रधानमंत्री ने फेस्टिव सीजन से ठीक पहले जीएसटी में मतलब कमी करके, उसकी दरों में कमी करके जो एक नाम दिया है उन्होंने कि बचत उत्सव, जीएसटी बचत उत्सव, उसमें ये पलीता लगाने की कोशिश। एक एक दिन में 10-10, 11-11 हजार गाड़ियां बिक रही हैं भाई। लोग कितने उत्साहित हैं और बाजार गुलजार हो रहा है। ये एक्चुअल में डोनाल्ड ट्रंप ने जो 50% हम पे टैरिफ लगाया है, ये उसका जवाब था कि आप साजिशें रच लो जितनी रचनी है, हमारे पास जवाब है, हमारी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, और हम जानते हैं कि इस तरह की चुनौतियों का सामना कैसे किया जाता है। लेकिन ये जानबूझ करके अब इस तरह के दंगे फसाद, आई लव मोहम्मद करके लोगों को सड़कों पर उतारना, दंगे फसाद कराना। फ्रस्ट्रेशन वही है जो मैंने शुरू में बताया था, वक्फ की संपत्ति इनके हाथों से निकलने जा रही है, इसको ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सर, वक्फ की संपत्ति हाथों से निकल रही है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि मैं इतने टैरिफ लगा रहा हूं, इतने सैंक्शन लगा रहा हूं, इसके बावजूद मोदी झुकने को तैयार नहीं है। और पीएम मोदी अपनी सभी रैलियों में कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनना है, स्वदेश में बना हुआ सामान खरीदिए, अपना उस सामान को खरीदिए जिसमें कि हिंदुस्तानियों का पसीना शामिल हो। तो आप सोचिए, ये सब चीजें इनको कहीं ना कहीं दर्द पहुंचा रही है ना, इन सबको पीड़ा हो रही है उससे। और हमारे देश में एक आधा फ्रंट जो है वो भी सत्ता से दूर बैठा हुआ है, और उसको लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि बिहार विधानसभा चुनाव भी उनके हाथ से निकल जाए। तो इसीलिए वोट चोरी और अब इस तरह के प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। लेकिन आप सही कह रहे हैं, हमारे गृह मंत्री ने बहुत सख्त एक्शन लिया है सोनम वांगचुक के खिलाफ, और ये मैसेज बाकी लोगों को भी चला गया है। तो जो लोग उत्तर प्रदेश में भी रायता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ उनका भी हिसाब किताब बराबर करेंगे। सर, आपने समय निकाला, इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।
जय हिंद।